बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज न्यूक्लियर फिजिक्स की क्लास में जो टॉपिक हमने पढ़ना है, दिस इज़ द कंपाउंड न्यूक्लियस थ्योरी। अभी तक हम बहुत सारे रिएक्शंस के मुतालिक पढ़ चुके हैं, न्यूक्लियर रिएक्शंस के मुतालिक, और हमने देखा था कि उसकी बहुत सारी टाइप्स हैं, जिसमें वन स्टेप रिएक्शंस, टू स्टेप रिएक्शंस, मुख्तलिफ किस्म के रिएक्शंस मौजूद थे। और इसी तरीके से हमने उसके बाद रिएक्शन काइनेमेटिक्स के बारे में भी पढ़ा था कि रिएक्शन काइनेमेटिक्स क्या है, कि किस तरीके से एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हो रही होती है एक पूरे न्यूक्लियर रिएक्शन में। तो आज हम एक काइंड ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन पढ़ते हैं जो कंपाउंड न्यूक्लियस रिएक्शन होता है। इसमें क्या होता है कि आपके पास प्रोजेक्टाइल पार्टिकल आता है, वो टारगेट न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्ट करता है और फिर दरमियान में एक स्टेज आ जाती है जिसको कंपाउंड न्यूक्लियस कहते हैं। कंपाउंड न्यूक्लियस आफ्टर सम टाइम डिसइंटीग्रेट हो जाता है प्रोजेक्टाइल पार्टिकल और प्रोडक्ट न्यूक्लियस में। तो ये भी एक काइंड ऑफ रिएक्शन है, आप इसको डायरेक्ट रिएक्शन नहीं कह सकते, ये एक इनडायरेक्ट रिएक्शन होता है। और हम देखते हैं इसमें फर्दर कि ये कैसा होता है। ये एक टू स्टेप रिएक्शन है। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम बोहर ने 1936 में इसको प्रपोज किया था, और इस रिएक्शन की बेस पे उसने कंपाउंड न्यूक्लियस थ्योरी एक्चुअली प्रपोज की थी। ये जो थ्योरी है इसमें आपके पास सबसे पहले एक स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड न्यूक्लियस का, और उसके बाद है डिसइंटीग्रेशन ऑफ कंपाउंड न्यूक्लियस का। टू स्टेप रिएक्शन है ये। फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड न्यूक्लियस में क्या होता है कि एक इंसिडेंट पार्टिकल आता है, वो इंटरेक्ट करता है किसी भी टारगेट न्यूक्लियस के साथ, और वो कैप्चर रिएक्शन टाइप एक रिएक्शन होता है कि टारगेट न्यूक्लियस इंसिडेंट पार्टिकल को कैप्चर कर लेता है। जब वो कैप्चर कर लेता है उसको, तो वो इटसेल्फ एक न्यूक्लियस बन जाता है जिसको आप कंपाउंड न्यूक्लियस कह सकते हैं। और ये जो कंपाउंड न्यूक्लियस है आफ्टर सम टाइम डिसोसिएट या डिसइंटीग्रेट हो जाता है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट न्यूक्लियस और प्रोडक्ट पार्टिकल में। अब देखते हैं हम इसमें कि फर्दर होता कैसे है। ये मेरे पास एक ग्राफ है जो कि अल्फा पार्टिकल्स और प्रोटॉन्स की एनर्जी और उनके पॉसिबल रिएक्शंस के मुतालिक है, कि कुछ ट्रांसम्यूटेशंस हैं जो कि हो रही हैं, कि इसके दरमियान अल्फा पार्टिकल जो है या प्रोटॉन, ये दोनों कुछ न्यूक्लियाई के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, और इस इंटरेक्शन के नतीजे में हमें एंड रिजल्ट में जिंक मिल रहा है। ये वाली कर्व आप देखें कि जैसे जैसे पार्टिकल की एनर्जी इंक्रीज हो रही है अल्फा पार्टिकल की, वैसे ही जो क्रॉस सेक्शन है, ये जो प्रोबेबिलिटी है जिंक के बनने की, वो इंक्रीज हो रही है। और इसी तरीके से आप ये देखें कि अल्फा के साथ भी यही रिएक्शन रिपीट किया गया है, और इसमें भी आपके पास जिंक ही बना है। सिमिलरली अगर इस रिएक्शन को देखा जाए, तो इस रिएक्शन में अल्फा पार्टिकल की कुछ हाई एनर्जी पर जाकर कॉपर के साथ निकल के साथ इंटरेक्शन में जिंक बनता है, और कॉपर के साथ अगर प्रोटॉन हाई एनर्जी के ऊपर इंटरेक्ट करे तो आपके पास अगेन जिंक मिल जाता है। इसी तरीके से आप अगर यहाँ पर देखें, इस किस्म का रिएक्शन जो है जिसमें कॉपर के साथ प्रोटॉन इंटरेक्ट कर रहा है, तो अगेन हमें कॉपर मिल रही है, और इसी तरीके से निकल के साथ अल्फा इंटरेक्ट करता है तो हमें कॉपर मिल रहा है। यहाँ पर ये जो प्रोबेबिलिटी का क्रॉस सेक्शन है, ये जो सिग्मा लिखा हुआ है, दिस इज क्रॉस सेक्शन ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो इसमें जो है आप ये देखें कि हाई है, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी यहाँ कम है, और यहाँ एनर्जीज जो है अल्फा और प्रोटॉन की हमने दी हुई है कि किन एनर्जीज के साथ ये इंटरेक्शन पॉसिबल हो रहा है। अब ये रिएक्शन कैसे हो रहा है, क्या ये डायरेक्ट सिंक बन रहा है या फिर इसके दरमियान में कुछ और पार्टिकल भी बनेगा, उसकी हम बात कर लेते हैं। आपके पास ये फाइनल स्टेट्स हैं, कुछ जो इनिशियल स्टेट्स के नतीजे में बनी थी और मुख्तलिफ एनर्जीज के लिए बनी थी। अब जितने भी ये आपके पास फाइनल स्टेट्स बनी है, इसमें हर इनिशियल स्टेट से 3 फाइनल स्टेट्स बन रही हैं, जिंक और कॉपर। ये देखें, आपके पास जिंक और कॉपर थी, यहाँ पर ये कॉपर है, यहाँ पर जिंक है, और यहाँ पर जिंक। 3 फाइनल स्टेट्स हैं जो आपके पास इनिशियल जो न्यूक्लियाई हैं, कॉपर और निकल, कॉपर और निकल, कॉपर और निकल से बन रही हैं। मतलब आपके पास कुछ न्यूक्लियाई कॉपर और निकल के हैं, जिससे 3 मुख्तलिफ जो है फाइनल स्टेट्स बन रही हैं कॉपर और निकल के इंटरेक्शन से।
अल्फा पार्टिकल निकल के साथ इंटरेक्ट कर रहा है तो भी आपके पास ये चीजें मिल रही हैं, प्रोटॉन कॉपर के साथ इंटरेक्ट कर रहा है तो भी ये मिल रहा है। लेकिन इस सारे प्रोसेस के दरमियान में हमें एक कंपाउंड न्यूक्लियस मिलता है। ये कंपाउंड न्यूक्लियस जो है ये आपके पास जिंक है। यहाँ पर जो क्रॉस सेक्शन है इसके फाइनल स्टेट का वो डिपेंड नहीं कर रहा इनिशियल रिएक्टेंट्स पे। मतलब जो क्रॉस सेक्शन, कहने का मतलब ये है कि ये इंटरेक्शन इनिशियल स्टेट्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ऐसे ही ये इंटरेक्शन होना है। और जितना भी रिएक्शन है इन सब के दरमियान में एक कंपाउंड न्यूक्लियस जो है वो हमें मिल रहा है, और वो कंपाउंड न्यूक्लियस किस चीज का है? जिंक का है। फाइनल स्टेट्स जो बन रही हैं वो किस पे डिपेंड कर रही हैं? वो इस जिंक पे डिपेंड कर रही, वो इनके ऊपर डिपेंड नहीं कर रही, ना कॉपर पे डिपेंड कर रही है ना निकल पे डिपेंड कर रही। फाइनल इंटरेक्शन डिपेंड कर रहा है जिंक पे। जिंक इस टाइम पर हमारे पास कंपाउंड न्यूक्लियस है। यानी इस किस्म का जो रिएक्शन होता है, जो कंपाउंड न्यूक्लियस रिएक्शन है, उसमें कोई भी इंसिडेंट जो रिएक्टेंट्स हैं वो मिलते हैं और आपको कुछ ना कुछ कंपाउंड न्यूक्लियस दे देते हैं। और फिर जो फाइनल स्टेट पे न्यूक्लियाइज बनते हैं दे डज नॉट डिपेंड अपॉन कॉपर एंड निकल या इनिशियल रिएक्टेंट्स के ऊपर वो डिपेंड नहीं कर रहे होते, बल्कि वो डिपेंड कर रहे होते हैं कि एक्साइटेशन एनर्जी कंपाउंड न्यूक्लियस की कितनी है, उसकी बेस पर हमें वो मिलता है। अब ये हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला, एक रिएक्शन दिया हुआ है जिसमें ए जो है वो इंसिडेंट पार्टिकल है जो किसी न्यूक्लियाई के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, जिसके नतीजे में हमें कंपाउंड न्यूक्लियस मिल रहा है। और आफ्टर सम टाइम ये कंपाउंड न्यूक्लियस प्रोडक्ट न्यूक्लियाई और प्रोजेक्टाइल में डिके हो रहा है। लेकिन ये जो डिके है इसका, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज इंसिडेंट पार्टिकल्स। दिस इंसिडेंट या रिएक्टेंट्स, ये डिपेंड करता है, ये जो डिके फाइनल प्रोडक्ट्स हैं दे डिपेंड अपॉन द प्रॉपर्टी ऑफ दिस कंपाउंड न्यूक्लियस। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज? जैसे इसकी एनर्जी क्या होगी, जैसे इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, इन चीजों के ऊपर ये डिपेंड कर रहा होता है। और फाइनली ये इंडिपेंडेंट होता है रिएक्टेंट्स की मोड ऑफ डिसइंटीग्रेशन से। मतलब अब जो भी मोड ऑफ डिसइंटीग्रेशन होगा वो कंपाउंड न्यूक्लियस पे डिपेंड करेगा, ना कि इंसिडेंट पार्टिकल्स पे करेगा। अब होता कैसे है ये हमारे पास कंपाउंड न्यूक्लियस में हो क्या रहा होता है, किस तरीके से ये फॉर्मेशन होती है? तो इसकी फॉर्मेशन के लिए सबसे पहले तो क्या होता है कि हम न्यूक्लियस को लेते हैं एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के तौर पे, कि एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल है जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे न्यूक्लियॉन्स मौजूद हैं और वो शॉर्ट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस के जरिए जुड़े हुए हैं। जैसे ही कोई प्रोजेक्टाइल पार्टिकल आता है और वो टारगेट न्यूक्लियस से इंटरेक्ट करता है, तो जो टारगेट न्यूक्लियस है उसको फौरी तौर पे एब्जॉर्ब कर लेता है, कैप्चर कर लेता है। जब जैसे वो उसको कैप्चर करता है, जो टारगेट न्यूक्लियस जो सॉरी प्रोजेक्टाइल पार्टिकल उसके अंदर गया टारगेट न्यूक्लियस में, तो जाहिर है उसकी जो एनर्जी है वो न्यूक्लियस के अंदर शेयर होना शुरू हो जाती है। न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियॉन्स हैं। पहले उसकी जो एनर्जी है सारी की सारी कंसंट्रेट हुई होती है पार्टिकल के ऊपर, इटसेल्फ प्रोजेक्ट पार्टिकल के ऊपर। प्रोजेक्टाइल पार्टिकल की एनर्जी आहिस्ता आहिस्ता डिस्ट्रीब्यूट होना स्टार्ट हो जाती है पूरे न्यूक्लियस के अंदर। और वो जब अंदर मुख्तलिफ जगह पे डिस्ट्रीब्यूट होती है तो इसका भी कोई रूल नहीं है कि पहले वो कहाँ किन न्यूक्लियॉन्स में डिस्ट्रीब्यूट होगी, बाद में वो कहाँ होगी। इट इज़ अ रैंडम प्रोसेस, रैंडमली लेकिन रैपिडली, क्विकली रैपिडली ये जो एनर्जी है ये फौरी तौर पर उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो जाती है। और ये जो एनर्जी है इसको लेने के बाद जो कंपाउंड न्यूक्लियस है वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। ये देखें, ये इसको हमने स्टार से रिप्रेजेंट यहाँ किया हुआ है, ये एक्साइटेशन स्टेट में मौजूद है। अब होगा क्या कि ये एनर्जी जैसे ही डिस्ट्रीब्यूट होगी पार्टिकल्स में, मुख्तलिफ पार्टिकल्स में, तो ये होता है कि बाज़ ये एनर्जी किसी एक न्यूक्लियॉन के ऊपर चली गई, उसने ले ली। थोड़ी देर के बाद ये हो सकता है कि वो एनर्जी किसी दूसरे न्यूक्लियॉन्स के पास हो, और आफ्टर सम टाइम ये भी पॉसिबल है कि वो एनर्जी सारी की सारी कहीं एक न्यूक्लियॉन पर या एक ग्रुप ऑफ न्यूक्लियॉन के ऊपर कंसंट्रेट कर जाए और वो इतनी ज़्यादा उन न्यूक्लियॉन्स की एनर्जी बढ़ जाए कि वो उस न्यूक्लियस को तोड़ के बाहर निकल जाए। तो वो एनर्जी जिसको लेके ये जो पार्टिकल है, ये जो न्यूक्लियॉन्स हैं जो इस कंपाउंड न्यूक्लियस में से बाहर निकले हैं, उन्होंने इसको डिसइंटीग्रेट किया है और आपके पास एक अदद मिल गया है प्रोडक्ट न्यूक्लियस, और इजेक्टाइल पार्टिकल जो बाहर निकला है, इजेक्ट हुआ है। तो ये जो एनर्जी है ये कहलाती है सेपरेशन एनर्जी, या फिर इसको हम डिसोसिएशन एनर्जी का भी नाम देते हैं। और ये ऑलमोस्ट इक्वल होती है 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। ये तो एक पूरी इसकी थ्योरी होगी कि किस तरीके से ये कंपाउंड न्यूक्लियस की फॉर्मेशन हुई और किस तरीके से ये जो कंपाउंड न्यूक्लियस है ये डिसइंटीग्रेट हो गया।
अब ड्यूरिंग फॉर्मेशन क्या होता है कि ये जो आपके पास पार्टिकल आ रहा है, प्रोजेक्टाइल पार्टिकल, और ये टारगेट न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्ट किया है और इसके अंदर कैप्चर हो गया है, तो अब क्या होता है कि इसकी एनर्जी, इसकी मास वाली एनर्जी और साथ में इसकी जो काइनेटिक एनर्जी और टारगेट न्यूक्लियस की जो आपस में एनर्जी है, वो कुछ ना कुछ शेयर हो जाती है बाइंडिंग एनर्जी में, और बाकी की जो एनर्जी है वो क्या करती है, कंपाउंड न्यूक्लियस को एक्साइटेड स्टेट में ले जाती है। तो उसकी वजह से जो कंपाउंड न्यूक्लियस है वो एक एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, और बाद में उसका जो लाइफ टाइम है इसकी वजह से इंक्रीज कर जाता है। बाद में वो डिसोसिएट होता है आपके पास प्रोडक्ट न्यूक्लियस में और साथ में इजेक्टाइल में। अब ये कुछ थोड़ा सा इसको हम कर लेते हैं कि वो कहते हैं कि आप कंसीडर करें कि आपके पास एक 2 स्टेज प्रोसेस है, पहले फॉर्मेशन हुई है और बाद में ये फॉर्मेशन में आपके पास प्रोटॉन और कॉपर मिले हैं और उन्होंने जिंक बना दिया है, अल्फा और निकल ने मिलकर जिंक बना दिया है, और उसके बाद ये फॉर्मेशन के नतीजे में जैसे अभी मैंने बताया कि एनर्जी जो है वो उसके अंदर शेयर होना स्टार्ट हो गई है। एनर्जी प्रोटॉन की जब जाकर शेयर होगी पूरे के पूरे न्यूक्लियस में और मुख्तलिफ एनर्जी लेवल्स में जाके वो इकट्ठी होगी, और फाइनली किसी एक न्यूक्लियन पर या किसी ग्रुप ऑफ न्यूक्लियॉन्स के ऊपर फोकस हो जाएगी, तो वो फिर आफ्टर सम टाइम इसको डिसोसिएट कर देंगे, और डिसोसिएट होने के बाद क्या होगा कि ये कंपाउंड न्यूक्लियस डिके हो जाएगा। इसके डिके के तौर पर देखें, एक एक न्यूट्रॉन भी निकल सकता है, ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन भी निकल सकता है जिसको मैं ग्रुप ऑफ न्यूक्लियॉन्स कह रही थी, या दो न्यूट्रॉन्स भी निकल सकते हैं, ये भी एक ग्रुप ऑफ न्यूक्लियॉन। यानी जो एनर्जी है वो एक न्यूट्रॉन की फॉर्म में भी बाहर निकल सकती है, एक न्यूट्रॉन को सारी की सारी मिल गई, उसने कंपाउंड न्यूक्लियस को तोड़ा बाहर आ गया, एक न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का पेयर बाहर निकल आया, या फिर दो न्यूट्रॉन्स बाहर निकल आए। तो ये आपके पास डिपेंड कर रहा होता है कि आपके जो कंपाउंड न्यूक्लियस है उसके पास किस किस्म की एनर्जी है और किस तरीके से ये डिसइंटीग्रेट होगा। लाइक ये प्रोबेबिलिटी जो है, इसकी क्रॉस सेक्शन जो प्रोबेबिलिटी का है वो डिपेंड कर रहा होता है कि कंपाउंड न्यूक्लियस कैसा है। अब ये जो इंटरेक्शन है ये क्या हर किस्म के लेवल्स के लिए हो जाता है, ये इसके लिए कोई खास चीज होती है? तो हम ये कहते हैं कि ये जो कंपाउंड न्यूक्लियस है ना, इसका आमतौर पे लाइफ टाइम होता है ज्यादा ज्यादा लाइफ टाइम। लाइफ टाइम बेसिकली क्या होता है? न्यूक्लियर फिजिक्स में जब हम लाइफ टाइम की बात करते हैं तो बेसिकली वो ये होता है कि आपके पास कोई भी न्यूक्लियाई है, वो टाइम जो रिक्वायर्ड है उसे डिके होने के लिए एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, वो आपके पास लाइफ टाइम बच जाता है ना, उसका डिके टाइम जो होता है। तो इसका जो लाइफ टाइम होता है कंपाउंड न्यूक्लियस का, ये आम तौर पर किसी भी एक्साइटेशन स्टेट्स की निस्बत ज्यादा होता है। तो ऐसी एक्साइटेशन स्टेट्स या ऐसे एनर्जी लेवल्स जिनका जो लाइफ टाइम है वो ज्यादा होता है, उसको आप वर्चुअल स्टेट्स या क्वाजी स्टेशनरी स्टेट्स कहते हैं। अच्छा जी, इसमें होता क्या है, आमतौर पर आप जब लाइफ टाइम की बात करते हैं तो वो आप उसको कैसे निकालते हैं? वो होता है नेचुरल न्यूक्लियर टाइम। नेचुरल न्यूक्लियर टाइम को निकालने का तरीका क्या है कि आपके पास अगर एक पार्टिकल है और वो किसी न्यूक्लियस में से गुजर रहा है या उसके अराउंड घूम रहा है, तो न्यूक्लियस का एक डायामीटर है, उस पूरे डायामीटर को कवर करने में का टाइम जो है, मैयर जो हम करते हैं, वो उसको हम डिवाइड कर देते हैं वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल से। जैसे अगर एक न्यूट्रॉन हो आपके पास और न्यूट्रॉन की वेलोसिटी 10 की पावर 9 सेंटीमीटर पर सेकेंड हो, और वो एक पूरा राउंड ट्रिप ले डायमीटर के अराउंड, या फिर वो न्यूक्लियस में एंटर होके उसके पूरे डायमीटर तक एक डिस्टेंस कवर करे, तो डायमीटर आपके पास बराबर है 10 की पावर -12 के। तो अब आप इस डायमीटर को जब डिवाइड कर देंगे वेलोसिटी से, तो आप उस टाइम पीरियड को निकाल लेंगे। तो न्यूक्लियस का जो डायमीटर है वो 10 की पावर -12 सेंटीमीटर है, उसको आपने डिवाइड किया वेलोसिटी के साथ 10 की पावर 9 सेंटीमीटर के साथ, तो आपके पास जो टाइम आ गया, नेचुरल न्यूक्लियर टाइम आ गया, वो 10 की पावर -21 सेकेंड आ जाता है। अगर कोई स्लो मूविंग न्यूट्रॉन हो जिसकी वेलोसिटी कम हो तो उसके लिए भी ये टाइम कुछ 10 की पावर -17 सेकेंड के बराबर आता है। लेकिन इन केस ऑफ कंपाउंड न्यूक्लियस ये जो टाइम है ये बहुत ज्यादा होता है। आप इवन ये कह सकते हैं कि ये टाइम आपके पास 10 की पावर -15 टू 10 की पावर -14 सेकेंड तक हो सकता है, और ये टाइम बहुत ज्यादा लॉन्ग है एज कंपेयर टू द इंसिडेंट एनर्जी टू बी शेयर्ड अमंग द न्यूक्लियस। यानी जो प्रॉपर टाइम है उसका, उसकी निस्बत ये बहुत ज्यादा टाइम है। अब इतने ज्यादा टाइम तक जब न्यूक्लियस एक स्टेट में रहता है कंपाउंड न्यूक्लियस, तो इस किस्म की स्टेट्स को आप क्वासी स्टेशनरी स्टेट्स कहेंगे, या फिर इसको हम
वर्चुअल स्टेट्स कह देंगे। आमतौर पर आपके पास दो तरह की स्टेट्स पाई जाती हैं, एक आपके पास बाउंड स्टेट्स होती हैं और एक वर्चुअल स्टेट्स होती हैं। बाउंड स्टेट्स किसी भी न्यूक्लियस की वो स्टेट है जिससे जब वो डिके होता है तो इट डिकेज बाय एमिटिंग अ गामा रेडिएशन। लेकिन वर्चुअल स्टेट में ये ज्यादा देर तक रहता है और उस ज्यादा देर में ये डिसाइड करता है कि किस तरीके से इसने डिसोसिएट होना है या डिसइंटीग्रेट या डिके होना है। तो ऐसी जो स्टेट्स हैं जिनका लाइफ टाइम ज्यादा बड़ा है एज कम्पेयर टू नॉर्मल टाइम, उनको फिर आप कॉजिस्टेशन या वर्चुअल लेवल्स कहेंगे। और इतने ज्यादा टाइम में फिर क्या होता है कि ये जो न्यूक्लियस है ना, ये भूल जाता है कि ये कैसे बना था, इसको अपनी फॉर्मेशन भूल जाती है। जब इसको अपनी फॉर्मेशन भूल जाती है तो ऑब्वियसली फिर ये जब डिके होता है तो ये मुख्तलिफ तरीके से होता है। ये देखिए जी, फॉर्मेशन तो इसकी ऐसे हुई थी ना प्रोटॉन और कॉपर के जरिए, इसी तरह अल्फा और निकल से। अब आप देखें कि जो भी इसकी डिके है उसमें सिर्फ एक दफा कॉपर बन रही है, बाकी दो दफा जिंक बन रही है। और कभी न्यूट्रॉन निकल रहा है, कभी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन निकल रहा है, कभी दो न्यूट्रॉन्स निकल रहे हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि आपके पास जो ये डिके है इसमें ये भूल चुका हुआ है कि ये कैसे इसकी फॉर्मेशन हुई थी। तो इतने ज्यादा लाइफ टाइम में ये इसको याद नहीं रहता कि किस तरीके से इसकी फॉर्मेशन हुई थी। और फाइनली ये अपनी मेमोरी जो है वो लॉस कर जाता है और फाइनली उसके नतीजे में फिर आपको जो मिलता है एक डिके में जो प्रोडक्ट न्यूक्लियाइज मिलते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं फॉर्मेशन मोड से। और कंपाउंड न्यूक्लियस हमेशा आपको एक एक्साइटेड स्टेट में ही मिलता है। ये यहाँ पर हमारे पास कुछ एनर्जी है 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और यहाँ पर ये इंसिडेंट पार्टिकल की एनर्जी है 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि इस टारगेट न्यूक्लियाई के साथ आके टकराया है। और सॉरी, ये प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी और ये अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी है। और इसके नतीजे में ये हमारे पास वो डिस्टेंस होगा जो ये कवर करेगा, और इसको जब हम वेलोसिटी के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर डिके टाइम आ जाएगा, यानी ये लाइफ टाइम आ जाएगा, और जो ज्यादा होगा आम प्रॉपर टाइम की निस्बत। मतलब ये जो डिके टाइम है ये ज्यादा होगा उस टाइम की निस्बत जो यहाँ से हम निकाल लेंगे। 1 फेम्टोमीटर है 10⁻⁻15, और इसको जब हम अल्फा या इसकी वेलोसिटी से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर जो टाइम आएगा वो 10⁻⁻15 से बहुत ज्यादा होगा। अब जो आफ्टर दिस लॉन्ग टाइम जब कंपाउंड न्यूक्लियस डिके होता है तो एक या ज्यादा पार्टिकल्स वो अपने आप से इमिट करता है। ये डिके मैकेनिज्म जो है ये इसको कोई और तो नहीं करता डिसाइड, सिवाय इसके कि एक्साइटेशन एनर्जी कंपाउंड न्यूक्लियस की क्या थी। जितनी कंपाउंड न्यूक्लियस की एनर्जी होती है उसके मुताबिक ही ये फैसला होता है कि कौन कौन से पार्टिकल्स उसमें से इजेक्ट होंगे। इसी के ऊपर ये डिपेंड करता है। और ये एक्साइटेशन एनर्जी कहाँ से आती है? जब हम क्यू वैल्यू टाइप इक्वेशन लेते हैं, ये यहाँ पर मैस है किसका, इंसिडेंट पार्टिकल अल्फा का। ये एम एक्स जो है दिस इज द मैस ऑफ दिस निकल टारगेट न्यूक्लियस, और इसमें से हम माइनस करते हैं वो मैस जो कंपाउंड न्यूक्लियस का है और सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, यानी रेस्ट मैस एनर्जी ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल, रेस्ट मैस एनर्जी ऑफ द टारगेट न्यूक्लियस। ये रिएक्टेंट्स की एनर्जी होगी, इसमें से हम माइनस करेंगे ये जो आपके पास कंपाउंड न्यूक्लियस बना था उसकी एनर्जी को, लेकिन इसमें एक एनर्जी ऐड भी होगी। वो एनर्जी कौन सी है? जो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी थी अल्फा पार्टिकल की, जो आया था और उसने इंटरेक्ट किया था और उसके नतीजे में फिर कंपाउंड न्यूक्लियस को कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी भी मिल गई थी। तो ये दोनों ही एनर्जीज मिला के एक्साइटेशन एनर्जी के बराबर बनती है। ये टी स्टार काइनेटिक एनर्जी किसकी है? कंपाउंड न्यूक्लियस की। फाइनली ये एक एनर्जी लेवल डायग्राम है और ये आपको शो करेगी, ये बता रही है कि किस तरीके से इंटरेक्शंस होते हैं जब हम लेवल्स की बात करते हैं या डिके हम बात कर रहे हैं वर्चुअल लेवल्स की। आमतौर पे क्या होता है कि ये जो एक्साइटेशन एनर्जी की हमने बात की है ये डिस्ट्रीब्यूट हो रही होती है मुख्तलिफ पार्टिकल्स, ठीक है ना। मतलब ये कुछ न्यूट्रॉन में किसी में भी हो जाएगी या किसी प्रोटॉन में हो जाएगी, इस तरह मुख्तलिफ तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है मुख्तलिफ पार्टिकल्स। जैसे प्रीवियसली हमने अभी देखा है कि एक न्यूट्रॉन भी निकल सकता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन भी निकल सकता है, टू न्यूट्रॉन भी निकल सकते हैं। तो इस तरीके से ये आपके पास मुख्तलिफ तरीके से ये एनर्जी इसमें से बाहर निकल रही होती है और डिस्ट्रीब्यूशन हो रही होती है। इसकी वजह से फिर आपके पास डिफरेंट तरीके की वर्चुअल स्टेट्स बन सकती हैं। और ये वर्चुअल स्टेट्स कैसे बनती हैं? अकॉर्डिंग टू रेजोनेंस कंडीशन। अब रेजोनेंस कंडीशन आपके पास क्या है?
जैसे जब आपने इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का कोर्स पढ़ा होगा या सिंपली हम ये क्लास की बात करें, जैसे हमारी क्लास चल रही है, तो इसमें क्या होता है कि जिस टाइम पर मेरे एंड से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रैवल कर रही हैं और आपके एंड तक आ रही हैं, आपका मोबाइल, लैपटॉप, व्हाट्सएवर यू आर कनेक्टेड विद, उसमें एक खास रेजोनेंस सर्किट मौजूद है। उस रेजोनेंस सर्किट में इंडक्टर्स और कैपेसिटर्स मौजूद हैं। ये इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टेंस, जैसे आपने आरएलसी सीरीज सर्किट के मुतालिक पढ़ा हुआ है, ऐसी एक सिमेट्री आपके पास मौजूद है। आप अपने फ्रीक्वेंसी को ट्यून करते हैं। जैसे मैंने अभी क्लास स्टार्ट करनी थी, आई हैव गिवन यू अ लिंक। आपने उस लिंक को क्या किया है, क्लिक किया। जब आपने उसको क्लिक किया तो इसका मतलब है कि आपका जो सिस्टम है जिस पे आप उस लिंक को चला रहे हैं वो उस फ्रीक्वेंसी के साथ ट्यून हो गया। अगर सिग्नल्स आपके पास इंटरनेट के प्रॉपर हैं, मेरी तरफ से जो लिंक है वो एग्जैक्ट गया है आपके पास और आपने उसकी रेजोनेंस हो गई है उसकी आपके इंस्ट्रूमेंट के साथ, तो अभी क्या हो रहा है कि ये क्लास फुल फ्लैज आपको सुनाई दे रही है। जहां जहां ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वीक हो रही हैं, आपके पास इंटरनेट के सिग्नल प्रॉपर नहीं आ रहे, तो वहां पर फिर क्या होता है कि रेजोनेंस जो है वो वीक हो जाती है। इस वीक रेजोनेंस की वजह से क्या होता है, आपको सिग्नल भी वीक मिलता है। तो इस तरीके से बिल्कुल ऐसे ही कंपाउंड न्यूक्लियस में ये होता है। आपके पास मुख्तलिफ एनर्जी लेवल्स हैं। ये जैसे लिथियम है, यहाँ पर इसके कई एनर्जी लेवल्स होंगे। अब होगा क्या कि जब कोई न्यूट्रॉन आएगा वो इसके मुख्तलिफ लेवल्स के साथ इंटरेक्ट करेगा, तो उसमें फिर अगर इंसिडेंट पार्टिकल की एनर्जी किसी एक लेवल के साथ मैच कर जाएगी, तो उस मैचिंग के नतीजे में रेजोनेंस हो जाएगी और फाइनली उस वहां कंपाउंड न्यूक्लियस बनने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। लेकिन अगर वो किसी लेवल से मैच नहीं करती, दो लेवल के दरमियान में कहीं आ जाती है, तो फिर क्या होता है, फिर कंपाउंड न्यूक्लियस बनने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कम हो जाती है। जैसे ये अगर आपके पास किसी एक्साइटेशन फॉर्म में चला गया है तो उसके बाद फिर ये डी इस फॉर्म में हो जाएगा और इसमें जो कंपाउंड न्यूक्लियस है वो ये देखें, ये कुछ बेरिलियम का बनेगा। यानी अब आपके पास जो प्रोटॉन या अल्फा आया, उसकी एनर्जी जो है वो निकल या कॉपर के किसी एक खास वर्चुअल लेवल के साथ मैच कर गई, रेजोनेंस हो गई, उसके नतीजे में कंपाउंड न्यूक्लियस बन गया। अब कंपाउंड न्यूक्लियस डिके हो जाएगा। अगर ये एनर्जी दो लेवल्स के दरमियान में किसी एनर्जी के साथ मैच करती तो कंपाउंड न्यूक्लियस ना बन पाता। तो कंपाउंड न्यूक्लियस बनने के लिए जरूरी है कि जो एनर्जी है वो मैच करे किसी लेवल के साथ। और ये जो मैचिंग है एनर्जी लेवल, वो कैसे आता है कि जो इंसिडेंट पार्टिकल की एनर्जी है साथ में जो उसकी काइनेटिक एनर्जी, आप उन दोनों को लेते हैं, वो बराबर होती है सिस्टम की एनर्जी के, यानी टारगेट न्यूक्लियस की एनर्जी के, और फिर आपके पास वो किसी एनर्जी लेवल के बराबर जाती है और फिर आपके पास इन वे कंपाउंड न्यूक्लियस बन जाता है। ये जो कंपाउंड न्यूक्लियस का एनर्जी लेवल है जो बना है, इसमें जो एनर्जी है वो सारी की सारी कहाँ कहाँ कन्वर्ट होती है, ये बाइंडिंग एनर्जी ऑफ पार्टिकल में कुछ ना कुछ सर्फ हो जाती है और कुछ ना कुछ ये एनर्जी जो है वो कंपाउंड न्यूक्लियस रेस्ट पे तो नहीं रहता। जब ये इंटरेक्शन होता है, जाहिर है एक पार्टिकल आया, उसमें वो से टकराया, उसमें कैप्चर हो गया, कैप्चर होने के बाद जो कंपाउंड न्यूक्लियस है वो रेस्ट कंडीशन में नहीं बैठा रहता, वो मूव करता है। तो उसकी मूवमेंट की एनर्जी भी इसमें शामिल है, यानी कि सारी की सारी जो इंसिडेंट पार्टिकल की एनर्जी है वो उसको एक्साइटेड स्टेट में नहीं लेके जाती, बल्कि कुछ ना कुछ एनर्जी से कंपाउंड न्यूक्लियस मूव भी करता है। फाइनली आपके पास कंपाउंड न्यूक्लियस की एक खास एनर्जी होती है जो कि फिर बाद में डिसोसिएट कर जाती है। और ये जो एक्साइटेशन एनर्जी कंपाउंड न्यूक्लियस की, ये ज्यादा होती है उस 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, जिसका हमने शुरू में जिक्र किया था कि 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट वो एनर्जी है जो कंपाउंड न्यूक्लियस में मौजूद पार्टिकल्स को चाहिए उसको डिसोसिएट करने के लिए, जिसको हमने सेपरेशन एनर्जी या डिसोसिएशन एनर्जी का नाम दिया है। यानी ये दोनों ने मिलके जो यहाँ पर एक कंपाउंड न्यूक्लियस बनाया हुआ है, तो अब ये जो कंपाउंड न्यूक्लियस जो है आपके पास किसी प्रोजेक्ट न्यूक्लियस और साथ में इजेक्टाइल पार्टिकल की फॉर्म में डिके होगा और साथ में कुछ एनर्जी जो है वो भी एमिट होगी जो कि इस इजेक्टाइल पार्टिकल जिसके साथ ये मूव करेगा। प्रीवियसली जैसे हमने अभी बात की है कि ये आपके पास कंपाउंड न्यूक्लियस बन गया था, न्यूट्रॉन आया है, ये किसी के लिथियम के साथ इंटरेक्ट किया है, यहाँ कंपाउंड न्यूक्लियस बना होगा ब्रिलियम का, और ब्रिलियम बाद में डिसोसिएट हुआ है दो अल्फा पार्टिकल्स में। ये अल्फा पार्टिकल्स आपके पास ऑपोजिट डायरेक्शंस में एमिट हुए हैं और इनके अलग अलग ही एंगल्स हैं और इस एनर्जी के साथ ये डिसोसिएट कर गए हैं।
अब ये आपके पास जिंक वाली ही एग्जांपल है। ये एक्स और वाई, इनकी जो फॉर्मेशन है या ये कौन कौन से एलिमेंट्स बनेंगे, ये डिपेंड करेगा जिंक के पास कितनी एक्साइटेशन एनर्जी है। अगर ये एक्साइटेशन एनर्जी ज्यादा होगी तो उसके अकॉर्डिंगली एक पार्टिकल निकल आएगा, ज्यादा पार्टिकल्स भी निकल सकते हैं, कम होगी तो कम पार्टिकल निकलेंगे, और इसी की बेस पर इस एक्स और वाई का फैसला होगा। यानी जिंक जो है, जिंक में डिके हो रहा है, कॉपर में हो रहा है, जिंक में हो रहा है, और कैसे हो रहा है, क्या फॉर्मेशन का मोड है, ये सारा इसी के ऊपर डिपेंड करता है। अब लाइफ टाइम की जब हमने बात की है तो इसके साथ एक और पैरामीटर हमारे पास आता है। हमने ये कहा है कि मुख्तलिफ लेवल के साथ अगर एनर्जी मैच करती है ना, जिसको आप रेजोनेंस एनर्जी कह रहे हैं, तो फिर इंटरेक्शन होता है। तो इसका मतलब है कि इसमें एक रेजोनेंस एनर्जी के मुताबिक एक खास लेवल वेट्स मौजूद है हर लेवल की। मैंने अभी बात की है कि दो लेवल्स के दरमियान में एनर्जी होगी तो इंटरेक्शन नहीं हो सकता, कंपाउंड न्यूक्लियस की प्रोबेबिलिटी कम होगी। तो फाइनली इसका मतलब है कि हर लेवल की एक खास लेवल विड्थ होगी, और वो लेवल विड्थ जो है वो इन्वर्स होती है लाइफ टाइम की, कि अगर किसी का लाइफ टाइम ज्यादा है कंपाउंड न्यूक्लियस का तो उसकी लेवल विड्थ कम होंगी, और अगर कंपाउंड न्यूक्लियस का लाइफ टाइम कम है तो लेवल विड्थ बड़ी होगी। लेवल विड्थ बड़ी होने को आप लेवल विड्थ को एनर्जी के यूनिट्स ही होते हैं, लेवल विड्थ के मतलब इट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ एनर्जी। और दूसरा ये एनालॉगस होती है, या एक तरीके का ये डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है, कि ऑब्वियसली जिसका लाइफ टाइम ज्यादा है उसका डिके कांस्टेंट कम होगा, जिसका लाइफ टाइम कम है उसका डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट या डिके कांस्टेंट ज्यादा होगा। ये हमारे पास एक ग्राफ है जो ये शो कर रहा है कि इंडियम है, और इंडियम के हम क्रॉस सेक्शन की बात कर रहे हैं। ये टॉ जो है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं लेवल विड्थ के लिए, मतलब टॉ जो है दिस इज द सिंबल ऑफ लेवल विड्थ, जो जिसकी भी मैंने बात की है कि जो डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट है और इसको आप एनर्जी के तौर पर लेते हैं, और आप इसमें इसको यही कहते हैं कि दिस इज द एनर्जी ऑफ अ सर्टेन लेवल। तो यहाँ पर ये आपके पास इन्वर्स होता है टाइम के। अगर ये जल्दी डिके हो रहा है तो इसकी लेवल विड्थ कम होगी, अगर ये लेट डिके हो रहा है तो इसकी लेवल विड्थ जो है वो सॉरी फिर कम होगी, और अगर ये जल्दी डिके हो रहा है, इसका टाइम कम है, तो इसकी लेवल विड्थ ज्यादा होगी। अब आपके पास ये हमारे पास आ गया कि इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस टॉ, और ये एच कट है। अगर हम इसको एक और फॉर्म में देखें तो ये हमारे पास अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बन जाता है। कौन से वाला? एनर्जी वाला। ये जो टॉ है दिस इज रिप्रेजेंटिंग द एनर्जी, दिस स्मॉल टॉ सॉरी दिस इज कॉल्ड गैमा। इसको टॉ नहीं कहेंगे, इसको गैमा कहेंगे, सॉरी टू मेक अ करेक्शन, दिस इज गैमा एंड दिस इज टॉ। तो आपके पास गैमा एनर्जी का फंक्शन है, एनर्जी इनटू दिस टॉ विच इज टाइम, टाइम कांस्टेंट, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो दिस इज नियरली इक्वल टू एच कट। ये आपके पास बन जाता है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जिसमें आप एनर्जी और टाइम की बात करते हैं। आप कहते हैं कि अगर आप किसी पार्टिकल की एनर्जी को बता दें एग्जैक्ट, तो आप उसका टाइम पीरियड नहीं बता सकते, और अगर आप टाइम पीरियड बता दें तो आप उसकी एनर्जी नहीं बता सकते एग्जैक्टली ना। तो यहाँ पर अगर हमें लेवल विड्थ पता है कि किसी की लेवल विड्थ ज्यादा है, तो फिर उसका मतलब है कि हमें उसका डिके टाइम कम होगा, और अगर किसी का डिके टाइम कम है तो उसकी लेवल विड्थ ज्यादा होगी। यानी वो आपके पास कंपाउंड न्यूक्लियस जिसमें एक्साइटेशन लेवल की जो एनर्जी है वो आपके पास लार्ज है, तो वहां पर वो बहुत जल्दी से डिके हो जाएगा, और जिसकी आपके पास लेवल वेट या ये एनर्जी जो है वो कम होगी, तो वो बहुत लेट डिके होगा, उसका टाइम पीरियड ज्यादा होगा। तो इन दिस वे आप ये बता सकते हैं कि किस तरीके से उसने डिके होना, और ये लेवल विड्थ आपको इंफॉर्मेशन दे देता है कि कोई जो न्यूक्लियस है वो अगर जल्दी डिके हो गया है तो इसका मतलब है कि उसके अंदर लेवल्स जो है उनकी विड्थ ज्यादा है, और कोई अगर न्यूक्लियस लेट डिके हुआ है तो उसके लेवल विड्थ कम है, मतलब शार्प उसमें पीक्स बनेंगी। अब ये जो आपके पास है ये शार्प पीक्स बन रही हैं यहाँ पर, और ये देखें ये थोड़ी सी नैरो पीक नहीं है, ये थोड़ी मतलब वाइडर पीक है, तो इसका मतलब है यहाँ लेवल वेट ज्यादा है तो इसका डिके टाइम जो है वो कम होगा। अब ये जो आपके पास है कि गैमा इज इक्वल टू गैमा एस प्लस R1 प्लस R2 प्लस R3, तो ये आपके पास होता है, इसको हम कहते हैं पार्शियल वेट्स। पार्शियल वेट्स मतलब ये कि कोई भी ये जो
इंटरेक्शन हुआ, इसके नतीजे में न्यूट्रॉन की फॉर्म में भी आपके पास डिके हो रहा है, प्रोटॉन की फॉर्म में भी हो रहा है। तो पार्शियल वेट था आपके पास, वो वेट होते हैं लेवल वेट्स जो आपके पास कई मल्टीपल फॉर्म में डिके हो सकते हैं, यानी अल्फा, बीटा, गामा और प्रोटॉन किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। तो ये जो कहलाती है पार्शियल वेट। ये लेवल वेट्स जो है, ये बहरहाल हम फर्दर देखेंगे कि इससे न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन के बारे में हम बात करेंगे कि वो कैसा होता है और कैसे ये इंटरेक्शन होता है। बहरहाल कंपाउंड न्यूक्लियस थ्योरी जो है वो आपको कुछ इंफॉर्मेशन देती है बहुत इंपॉर्टेंट। उसमें एक इंफॉर्मेशन है रेजोनेंस की, दूसरी है लेवल विड्थ की, तीसरी है डिके टाइम की। ये डिके टाइम और लेवल विड्थ आपको ये बताते हैं कि कोई भी जो न्यूक्लियस है उसमें कौन कौन से पार्टिकल्स मौजूद हैं। और इवन दो कि ये हम इसे एक स्पेक्ट्रम को भी स्टडी किया जा सकता है, और वो जो स्पेक्ट्रम है वो हमें बताएगा कि जो न्यूक्लियस है वो आपके पास किस नेचर का है। इससे हम न्यूक्लियर मॉडल्स के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शंस के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, क्योंकि ये जो लेवल विड्थ है ये हमें फर्दर आगे बताएगा न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन के बारे में। और न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन हमें बताएगा कि किसी जगह पे प्रोबेबिलिटी ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन क्या है। तो इन दिस वे कंपाउंड न्यूक्लियस मॉडल हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन इस वे में देता है कि हमें लेवल वेट, डिके टाइम, इसके अलावा न्यूक्लियर रिएक्शंस की मुख्तलिफ टाइप्स को हेल्प समझने में टाइम मिलता है, और इसके अलावा हमें न्यूक्लियर का स्ट्रक्चर, न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर समझने में भी हेल्प आउट करता है ये। लेवल वेट और एक दूसरी चीज होती है स्पेसिंग, लेवल स्पेसिंग। लेवल वेट और लेवल स्पेसिंग ये दोनों मिलकर हमें न्यूक्लियर स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करने में हेल्प आउट कर सकते हैं। तो ये इसकी इम्पोर्टेंस है।